हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम पढ़ेंगे दोस्तों कक्षा 10वीं की मैथ में जितने भी अध्याय हैं उन सभी अध्याय को मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, जहां पर बिल्कुल मैं आपको वैसा ही पढ़ाऊंगा जैसा आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हो। इस चैनल पर आपको सारे कंटेंट दिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री होंगे। हमारा जो ये चैनल है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिस पर आपको कोई भी चार्ज लेने की बातें नहीं कही जाएंगी। इस पर आपको सारे सिलेबस बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जाएंगे। यदि आप कहीं पर कोचिंग करने के लिए नहीं जा सकते हैं या असमर्थ हैं तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे, बिल्कुल आपको फ्री में कंटेंट दिए जाएंगे जहां पर आप सभी जो अध्याय है उसको बिल्कुल फ्री में आप पढ़ सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा जैसा आप बिल्कुल उम्मीद करेंगे। और जहां पर आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट में जा कर के लिखेंगे कि ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई, तो हम उस चीज़ को आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। और उससे पहले भी जो भी कंटेंट हम आपको देंगे वो सारे कंटेंट बिल्कुल एकदम बेसिक से होगा, जिससे कि आपकी जो कक्षा 10वीं की जो तैयारी हो वो बिल्कुल स्ट्रांग हो सके और आप अच्छे नंबर ला करके पास हो सके। ठीक है, तो इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो दोस्त बिल्कुल अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिससे हम आपसे कभी भी आगे चल करके कोई भी फीस वगैरह चार्ज नहीं करेंगे। इस पर सारे कंटेंट आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले लेसन की तरफ। कक्षा 10वीं का जो आज हमारा पहला क्लास है, ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपना जो चैप्टर है 1 यानी कि अध्याय 1 वास्तविक संख्या है, जिसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं हूँ मनोज कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोज बाय मैथ इन हिंदी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले इस जो पहला हमारा अध्याय है उसकी तरफ। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी भूमिका की तरफ। हमारी जो इस चैप्टर में भूमिकाएं हैं उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि बिना भूमिका के हम समझ ही नहीं सकते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी कहाँ से चाहिए। और भूमिका वो होती है जो किसी चीज़ की शुरुआत के लिए बनाई जाती है, क्योंकि हमें एक कहानी होगी जो लिखी जाती है, उसकी शुरुआत तो होनी चाहिए ना, और वही उस कहानी की भूमिका होती है। उसके जो पात्र होते हैं वो तय किए जाते हैं कि इस पात्र में इस भूमिका में जो पात्र हैं वो है कौन कौन। तो उसी पात्र को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे तभी हम जानेंगे, फिर आगे चल करके जो भी हमारी जो प्रश्नावली आएंगी, जो प्रमेयिका आएंगी, हम उनको हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पहले भूमिका पर चलते हैं। हमारी जो पहली भूमिका होगी इस चैप्टर के लिए वास्तविक संख्याओं के लिए, जो हमारी जो भूमिकाएं हैं सबसे पहले उसमें आएगी प्राकृतिक संख्याएं। ये सभी भूमिकाएं हैं जो कि हमें आगे चल करके लगेंगी हमारे चैप्टर के लिए, इसीलिए इसको पढ़ना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ पर, प्राकृतिक संख्याएं। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हमने पढ़ा था कि वह संख्या जो हम डेली गिनने के लिए, काउंट करने के लिए उपयोग करते हैं, उनमें 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं होती है। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये अनंत तक चली जाती है। इस प्राकृतिक संख्या को हम यन से दर्शाते हैं, जो कि बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि कैपिटल यन से दर्शाते हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या में केवल एक संख्या ऐड होती है, वो होती है 0, और बाकी सारी प्राकृतिक संख्याएं इसमें ऐड हो जाती हैं और यही संख्या बाद में पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्या में केवल एक 0 आता है और इसी पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम होल नंबर कहते हैं, और होल जो कि W से स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में आता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, Z से प्रदर्शित करते हैं। इस पूर्णांक में 2 प्रकार की संख्याएं आती हैं। एक संख्या आती है धनात्मक और एक आती है ऋणात्मक। जो इधर पे ये दाहिने साइड आपको दिख रही है, ये संख्याएं जो है वो है धनात्मक और इधर पर होती है ऋणात्मक, और बीच में ये जो संख्या होती है ये शून्य। जो शून्य, अब एक प्रश्न आता है कि शून्य क्या प्लस है या माइनस है, यानी कि निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो जो शून्य है वो न तो प्लस होता है और न माइनस होता है। ये बिल्कुल, इसको हम किसी भी प्रकार से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये अपरिभाषित होता है। इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है कि ये प्लस में आता है कि माइनस में आता है। ठीक है, इससे चिंता न करें, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया।
अब हमारे जो चैप्टर में उपयोग होने वाली वो है परिमेय और अपरिमेय और वास्तविक संख्या है। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। देखिए p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। p और q का मतलब होता है अंश बटे के हर, यानी कि जो ऊपर होगा उसे अंश कहते हैं, जो नीचे होगा उसको हर कहते हैं। हमारा अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक, यानी कि ये जो पूर्णांक है इसी पूर्णांक के अंतर्गत सारी चीजें होनी चाहिए, इससे बाहर की कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णांक में क्या क्या आता है? प्राकृतिक संख्याएं भी आती है, पूर्ण संख्याएं भी आती है और माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्याएं आती है, जो कि बनती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या? p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, कि ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक संख्याएं होनी चाहिए, और q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। अगर q बराबर जीरो हो जाए, अगर इधर पे हम देखें कि q बराबर जीरो कर देते हैं, यानी कि इधर देखिए p बटे q, यानी कि हम p का मान ले लेते हैं 2 और q का मान लेते हैं 0। अब हम भाग देंगे तो 2 इधर चला जाएगा और 0 से भाग देंगे तो 0 का पारा ऐसा पढ़िए कि 2 आ जाए या तो उससे कम हो, तो इसको 0 अगर हम 2 बार में भी पढ़ेंगे तो 2 0 ही आएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं 2 बार में ही करता हूँ तो 2 0 आएगा, फिर बचेगा 2, फिर वो 0, फिर बचेगा 2। इस तरीके से ये कभी संख्या कट ही नहीं सकती है, हमेशा शेषफल 0 आएगा, उतना ही आएगा। इसीलिए 0 यदि q बराबर 0 होगा तो कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि जब किसी मान में कोई परिवर्तन ही नहीं रहेगा तो उसको रख करके कोई मतलब ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जब वैल्यू ही नहीं है तो हमको रखना क्यों है? इसीलिए हम इसको q बराबर 0 नहीं रखते हैं। रखो या न रखो मामला उतना ही होने वाला है, तो क्यों रखें हम? क्यों फालतू का अपनी जो स्याही है उसको खत्म करें, इसीलिए इसको नहीं रखा जाता है। ठीक है, अगर अच्छा तो ये जो 0 है क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल, जो 0 है वो परिमेय संख्या है। वो क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि 0 किसी भी संख्या के साथ में रखोगे तो वह 0 ही होगा। अगर इधर पर 0 आ गया और नीचे 1 है, हम भाग देते हैं। जब हम भाग देंगे 1 से तो 1 का पारा किसके साथ में पढ़ेंगे कि 0 आ जाएगा, तो हम 1 का पारा 0 बार में लेकर के जाएंगे तो 0 आ जाएगा और ये कट जाएगी संख्या। ठीक है, ये संख्या कट जाएगी। इसीलिए अगर ऊपर 0 होगा और नीचे 1 होगा तो वो संख्या कट सकती है, यानी कि वो जो हमारी वैल्यू है उसमें वो पुट हो सकती है, उसका मान आ सकता है। लेकिन यदि यही नीचे 0 होगा तो उसका मान नहीं आ सकता है। इसीलिए अगर नीचे 0 होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ऊपर 0 होगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, 0 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या में और क्या आती है? जैसे -1 और -1/1, -3/2, 0/1, ये सब परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या होती हैं, हो सकती नहीं, ये होती हैं। अब आते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, अपरिमेय संख्या की तरफ चलते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्याओं में अगर हम देखें, अपरिमेय संख्याओं में अगर हम देखें तो वह रूट वाली संख्या है जो किसी का मान न हो। देखिए जैसे कि हम इसको 2 √2, एक √4, एक इसका है मान तो 2 का है। ठीक है, 2 का है। √9 एक इसका है तो 3 का है। तो ये जो 2 और 3 है, ये जो 2 है और 3 है, ये क्या पूर्णांक है? बिल्कुल पूर्णांक है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है? परिमेय है। √4, √9, √16, √25, ठीक है, 36, 49, 64, यानी कि वह संख्या जो किसी का वर्ग हो सकती है ना, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे, वो संख्या परिमेय में बदल जाती है। और यदि जो संख्या रूट नहीं हट सकता है वह संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, वह संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। इनका मान बदलेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 6, 7, ये हो जाएगा 8 और नीचे 1 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या में बदल जाएगी। लेकिन ये संख्याएं नहीं बदलती है,
ये क्यों नहीं बदलती है, ठीक है। इनके मान में अक्सर जो सबसे बड़ी गलती आती है कि इनका जो मान होता है, जो इनका दशमलव प्रसार होता है, ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये इतना बड़ा चल जाता है कि ये कभी कटते ही नहीं है, ये बिल्कुल अशांत होते हैं। और ये इतने अशांत होते हैं कि इनके मान को आप चाहे जितना निकालते चले जाइए, ये और भी बढ़ते चले जाएंगे, एकदम बढ़ते चले जाते हैं और ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। आप इनको जितना निकालोगे उतने निकलेंगे और हमेशा ये बदलते रहते हैं। कोई एक संख्या रिपीट भी नहीं करती है। इनकी जो संख्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे ये पाई हो गया, तो पाई का मान पता है क्या, ये जो पाई है वो भी अपरिमेय संख्या है। अच्छा, ये तो हो गया पाई अपरिमेय संख्या है। एक प्रश्न ये भी आता है कि क्या 22/7, क्या 22 यानी कि अगर ये जो पाई है, अगर पाई अपरिमेय है तो क्या 22/7 जो पाई का मान है, क्या ये भी अपरिमेय है? नहीं, ये परिमेय है। ये क्या है? तो ये परिमेय है। ऐसा क्यों होता है कि पाई अपरिमेय है और ये परिमेय है? आपको बता दूं कि जो पाई का मान होता है, पाई का मान होता है 3.14, आगे ऐसे और भी चला जाता है, ठीक है, आगे और भी चला जाता है। तो इसी के निकटतम मान को 22/7 में हमने क्या किया है कि 22/7 के मान में हमने इसको लगा करके रखा है, यानी कि 22/7 इसका निकटतम मान है। तो अब आप बोलोगे कि सर ये जो पाई है वो अपरिमेय है, 22/7 ये परिमेय कैसे है? आपको बता दूं कि ये जो 22/7 है, ये 3.14, ये जो और भी आगे बढ़ता जाता है पाई का मान, ये उसी का निकटतम मान है। निकटतम मान इसलिए हम लोग रखते हैं क्योंकि हमें सवाल को सॉल्व करना होता है। जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो इस निकटतम मान को रख करके हम सवाल को पूर्णतः सॉल्व करके अपना जो भी कार्य है उसको कर लेते हैं। एक क्लोजअप मान होता है जिसके आधार पर हम कर लेते हैं। लेकिन ये जो पाई है, इसका मान ये जो है 3.14, ये आगे और भी बढ़ते चला जाता है। और अभी तक जो गणितज्ञ हैं, जो हमारे जो गणित के जो विद्वान हैं, उन्होंने इसको अभी 50 के आसपास इन्होंने निकाला है इसके मान को, और ये और भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और जितना बढ़िया सुपर कंप्यूटर आएगा उसको और भी ये लोग डिफाइन करते चले जाएंगे कि कहाँ तक जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हमको ज़रूरत है हम रख लेते हैं। इसीलिए जो 22/7 है ये परिमेय होता है और पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है। और ये जो संख्या होती है, इनमें से एक भी ऐसी संख्या नहीं है, वह संख्या जो किसी का अगर वर्गमूल होगी, ठीक है, अगर किसी का होगी, जैसे कि √4 2 का मान है, √9 3 का मान है, √16 4 का मान है। अगर ऐसी संख्याएं जो रूट के मान को परिवर्तित हो जाएंगी तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। और जो संख्या नहीं बदलेगी, हमेशा वही रहेगी, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है, तो ऐसी संख्याएं अशांत होती हैं। उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो बिल्कुल अशांत होता है। आप यही नहीं पता कर सकते हो कि वो संख्याएं कितनी बड़ी हैं, उसमें किन अंकों से भाग दिया गया है। तो इसीलिए ऐसी प्रकार की संख्याएं कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है, वो अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। इसीलिए रूट में वह संख्या होगी जिसका मान बदल जाएगा, जैसे कि √4 √9 √16। तो ये प्रकार की संख्याएं परिमेय होती हैं और बाकी जो संख्याएं होती है वो अपरिमेय होती हैं, ठीक है। अब आता है वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि इस प्रकार की संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में होती है, यानी कि दोनों P और Q दोनों पूर्णांक होता है। और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं
ये जो अंडर रूट वाली जो संख्याएं होती हैं इन दोनों के संग्रह को ही वास्तविक संख्याएं कहती हैं। यानी कि वास्तविक संख्या में अब तक दुनिया में जितनी संख्याएं हैं उन सभी संख्या को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये जो हमारी भूमिका थी इस चैप्टर के लिए, ये हमारी भूमिका खत्म हो गई, इसका हमको ज़रूरत था। अब हम चलेंगे अपने जो चैप्टर है, जो अध्याय है उसकी तरफ। हमारा जो चैप्टर है इसमें अब आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमारा जो कि भूमिका थी, हमने भूमिका को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में, ठीक है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ेंगे, और इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें से भी नंबर आते हैं, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं। जो पहली हमारी प्रमेय है, कौन सी प्रमेय है? प्रमेय नंबर 1.1। प्रमेय नंबर 1.1 में लिखा है कि 1.1 में लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ठीक है। ये क्या है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां पर जो r है वो या तो 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ा है, और ये जो b है वो r से बड़ा है। अब ये चीज़ें कैसे होंगी? आइए सबसे पहले एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। हमने ये चीज़ें बहुत पहले पढ़ी होंगी और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भाज्य है वो क्या है? a है। ये जो भाजक क्या है वो b है, और ये जो भागफल क्या है तो वो q है, और ये जो शेषफल है वो क्या है? तो r है। यही चीज़ें यहाँ पर बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और धनात्मक पूर्णांक क्या है? 1 2 3, यानी कि 0 से लेकर के 1 2 3 4 अनंत तक, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। धनात्मक, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक, यानी कि 0 से लेकर के 1 2 3 4 इस प्रकार की संख्याएं होनी चाहिए। और दोनों ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है? यानी कि पूर्ण संख्या में आता है 0 से लेकर के बाकी सभी संख्या क्या होती है? तो ये संख्या होती है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। ये संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। अब क्या बोल रहा है? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? अद्वितीय का मतलब होता है कि एक के जैसा दूसरा कोई नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 2 और 2 दोनों क्या है? तो दोनों द्वितीय है, यानी कि ये भी 2 है, ये भी 2 है। अगर कहीं पर 3 और 3 होगा तो 3 और 3 दोनों अद्वितीय है, ठीक है। 4 और 4 लिखा होगा तो कहीं पर अगर लिखा हो तो ये दोनों एक ही जैसे हैं। ऐसी कोई संख्याएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई संख्याएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। संख्या कैसी? अद्वितीय संख्या क्या होती है? यानी कि 1 और 2 हो, 2 और 3 हो, 3 और 4 हो, 5 और 6 हो, ऐसी संख्याएं अद्वितीय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? द्वितीय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और अद्वितीय संख्याएं कहलाती हैं, और ये जो संख्याएं होती है यह द्वितीय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। एक के जैसा दूसरा नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। हम कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 7, ठीक है। हमने 7 ले लिया और 2 ले लिया। दोनों का हम भाग दे करके देखते हैं। हमने 7 से भाग दिया, 7 का भाग दिया 2 से, तो 2 तिहाई 6, शेषफल कितना बच गया? 1। शेषफल कितना बच गया? 1। यहाँ पर ये जो है 7 बराबर a हो गया, और 2 हो गया b, और ये हो गया q, और ये हो गया r, ठीक है। ये हो गया r। यहाँ पर देखिए कि a बराबर a की जगह पर हमने 7 लिख दिया, b की जगह पर क्या है? तो b की जगह पर हमने 2 लिख दिया, और q की जगह पर क्या है? तो q की जगह पर 3, और r की जगह पर 1। क्या ये जो 3 और r दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं है, ये अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, यानी कि q और r विद्यमान होने चाहिए अद्वितीय पूर्ण रूप से, यानी कि 3 और 1 दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और क्या बोल रहा है कि
Q बराबर नहीं हो, Q या तो सॉरी 0 बराबर होना चाहिए R के। ये जो R है वो 0 के बराबर है, या तो 0 के बराबर होना चाहिए या तो R से या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये जो R है वो क्या है, वो 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है यानी कि 1 है, 0 से बड़ा है, और B से छोटा है यानी कि ये जो B है वो B से R क्या है तो छोटा है। अगर बड़ा होगा तो हम एक बार और भाग लेकर के जाएंगे, इसको काट देंगे। अगर मान लीजिए कि अगर यहीं पर 3 आ जाता, शेषफल 3 बचता, तो हम 2 से वापस 2 एकम में 2 करके भाग दे देते और इसको काट करके छोटा कर देते। ठीक है, इसको काट करके, ये जो भाजक है उस शेषफल से हमेशा बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो उसको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ पर, इस प्रमेय से हमने इसी चीज़ को सीखा है जो कि पूरी तरीके से है। यह प्रमेय इसी के आधार पर थी जिसमें हमको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के बारे में समझना था। और ये चीज़ें यही कहती हैं, जहाँ पर ये जो Q है वो जो ये जो B है यानी कि ये जो भाजक है वो किसके बराबर होना चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए या तो फिर B से, यानी कि इससे क्या होना चाहिए, जो R है वो इससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यही चीज़ें हमको यहाँ पर समझा रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले तरफ। यूक्लिड विभाजन हमने प्रमेयिका पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, देखिए जो प्रमेयिका होती है, प्रमेयिका दरअसल क्या होती है कि कोई भी कार्य करने की एक विधि जो बन जाती है, वो एक विधि जो बनाई जाती है वो प्रमेयिका होती है। ठीक है, वो एक प्रमेयिका होती है। यानी कि प्रमेयिका को आप ऐसे समझिए कि किसी काम को कार्य करने का एक जो तरीका है जो खोजा जाता है। ठीक है, उस तरीके के जो मतलब खोजने वाले लोग होते हैं उसको खोजते हैं, बनाते हैं। ठीक है, वो तरीका बनाया जाता है, जो लोगों को बताया जाता है, वो तरीका ही प्रमेयिका कहलाती है। लेकिन एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम ये होता है कि जब कोई सी चीज़ को खोजा जाता है और लोगों को बताया जाता है कि ये तरीका है, इसी से ही किसी चीज़ को किया जा सकता है। ठीक है, तो वो एक आसान तरीका होता है जो किया जा सकता है, लेकिन उसको करना कैसे है, जब उस चीज़ को बताया जाता है उसके कुछ स्टेप होते हैं करने के लिए, उसी को एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है, वो एक कार्य शैली होती है, एक विधि होती है जो बताई जाती है कि उस कार्य को कैसे कैसे किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही कार्य करने की तरीके को बताती है। ये क्या कहती है कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B का HCF ज्ञात करने के लिए ये होता है। तो जो बोलता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक यदि A और B का HCF वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ा पूर्णांक D है जो A और B दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है, यानी कि जो A और B दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। तो चलिए अब हम उसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए सबसे पहला चरण है, सबसे पहले चरण कहता है कि A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए। इसलिए हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं कि जहाँ पर A बराबर BQ प्लस R होगा। जो R है या तो वह 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा यार। ठीक है, दूसरे में कहता है कि यदि R बराबर 0 न हो तो B और R बराबर, अगर यदि R बराबर 0 हो तो जो B पूर्णांक है वो A और D का HCF होगा, और यदि R बराबर 0 नहीं है तो B और R के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और तीसरे चरण में कहता है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल यानी कि R बराबर 0 न प्राप्त हो जाए। यदि R बराबर 0 प्राप्त हो गया तो ऐसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही प्राप्त वांछित HCF होगा। तो हम 2 संख्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 455 और दूसरी संख्या है 42। ठीक है, इसको इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो A बराबर, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो 455 है और 42 है, ठीक है, इसी 2 से हम इसका हल करके दिखाएंगे, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम इसको समझना बेहद जरूरी है। तो हम 2 संख्या ले लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, क्या है, यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका ये क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हम सबसे जो बड़ी संख्या होगी उसको a मान लेंगे और छोटी को b मान लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 455 बराबर b क्या दिया है, यानी कि a की जगह पर 455 है, b की जगह पर 42 है, ठीक है, गुणे q प्लस आर, ठीक है। अब हम इसको भाग दे लेते हैं। 455 को यदि हम भाग देंगे 42 से तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 10 बार में, 10 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा 420, ठीक है, 420 बचा कितना, ये आ जाएगा 35 बच जाएगा, ठीक है, 35 बच जाएगा। तो सबसे पहले ये जो हमने किया है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 455 गुणे 42 को हमने कितनी ये सॉरी 455 बराबर 42 था और ये कितनी बार में भाग गया था, तो 10 बार में गया था, यानी कि q बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा और शेषफल कितना बचा है, तो 35। अब ये क्या बोलता है कि r बराबर अगर 0 ना हो तो b और r के लिए यूक्लिड विभाजन का। अब यहाँ पर जो b है वो क्या हो जाएगी, ये b थी और ये r था। अब इसके लिए हमको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, वापस इसके लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब ये जो चीज़ होगी, ये जो r है वो बन जाएगा b, ठीक है, और ये जो b है वो बन जाएगा a, यानी कि 42 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा b और ये बन जाएगा a, ठीक है। हम इसी चीज़ को वापस भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, तो ये एक बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा 35, बचेगा कितना 7 बचेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने एक इसको माना था 42 को, तो ये जो 42 वो इधर पे आ जाएगा और ये जो 35 था वो कहाँ पर जाएगा, तो 35b था तो यहाँ पर आ जाएगा। q कितना है, तो q 1 है और शेषफल कितना बचा है, तो 7। अभी भी यानी कि r बराबर 0 नहीं है, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए तब तक हमको भाग देते रहना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि वापस अब जो बचा है यानी कि ये जो b है और ये जो r है, अब इसके लिए हमको करना पड़ेगा। तो वापस यहाँ पर ये बन जाएगा b और ये जो 35 है ये बन जाएगा a, इसको यहाँ पर, तो 7 × 35। अब सब 0 हो गया, कट गया, ठीक है। जब कट गया तो यहाँ पर इसको एक बार में और लिखेंगे, तो ये जो 35 था वो 35 था तो 35 इधर आ जाएगा बराबर, और ये जो 7 था वो इधर आ जाएगा। अब कितनी बार में गया था, q बराबर कितना है, तो 5 और r बराबर कितना है, तो 0। तो ये जो लास्ट वाला गया है b, यानी कि ये जो लास्ट वाला b है, क्या बोला है कि यदि r बराबर 0 हो तो b, यानी कि b जो होगा b पूर्णांक a और b का HCF होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 455 और 42 का HCF कितना होगा, 7 है, ठीक है। 442 का 455 और 42 का HCF 7 है, क्योंकि यही जो 7 है वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट देगी, ठीक है। काट के देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 से कटेगा तो 7 छंग 42 और 7 × 5 = 35, 65 बार में काटेगा और इसको 6 बार में काट देगा, ठीक है। तो यही ये 7 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं जो इसको भी और इसको दोनों को काट देगी। इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो 42 को भी काट दे और 455 को भी काट दे। हम हाईएस्ट कॉमन HCF जानते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, यदि 2 संख्याएं दी गई हों या 2 धनात्मक पूर्णांक दिया गया हो, उस 2 धनात्मक पूर्णांक को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उसे पूर्णतः काट दे वही उन दोनों संख्या का HCF कहलाती है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है, ठीक है। तो इसे आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसे भी आप लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो हमने 2 प्रमेयिकाएं सिद्ध की हैं इसे भी लिख लीजिए, इसे भी हमने पढ़ लिया। इसका प्रारूप क्या है, कार्य करने की शैली क्या है, इसे भी हमने पढ़ा है। अब चलते हैं कुछ उदाहरण के लिए, ठीक है। और यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलिए, ठीक है। बिल्कुल हम आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट लेकर के आ रहे हैं जहाँ पर पूरा का पूरा हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण को हम करेंगे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम कुछ
एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं, उसको करेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल के बाद फिर हम आपको एक चैप्टर में पूरी सवाल लेकर के आएंगे, फिर अगला जो भी होगा उस, ठीक है। पहला उदाहरण है, इसमें दिया है कि 452 और 12,576 का HCF हमको ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हम लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम हल। हल लिखने के बाद कहाँ क्या लिखेंगे कि हम मान लेते हैं कि माना ए बराबर जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको मान लेते हैं, ठीक है, 12,576 और बी बराबर क्या मान लेंगे तो 4,052 लिखेंगे। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे तो क्या होगा, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर जीरो किससे होगा, जीरो या तो बराबर होगा आर के या बड़ा होगा, और फिर यहाँ पर बी से जो आर होगा वो छोटा होगा, ठीक है। अब हम इसी आधार पर करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम उस संख्या को लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 12,576 बराबर 4,052 गुने क्यू प्लस आर। अब भाग दे देते हैं, 12,576 का भाग देंगे किससे, 4,052 से, तो 4 तिहाई 12 बिल्कुल 3 बार में चला जाएगा, ठीक है, 3 बार में जाएगा तो 3 दूनी के 6, 3 पाँचे 15, 3 चौक के 12, 6 में से 6 गया 0 बचा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचा, और 5 में से 1 गया तो 4 बचा, ठीक है, 1 कट गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 12,576 बराबर 4,052 और क्यू बराबर कितना है तो 3 और शेषफल कितना है 420, ठीक है। अब भाग आर बराबर 0 नहीं है तो वापस इसको भाग देते हैं 4,052, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा तो 9 बार में, 4 9 के 36 चला जाएगा, 20 9 दूनी के 18, हाँ चला जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो जब इसको 9 बार में लेकर के जाएगा तो 9 जीरो 0 हो जाएगा, 9 दूनी के 18 को 8 हाथ में आया ये, और 9 चौको 36 1 37, ठीक है। तो 0 इधर पर आ जाएगा 2, ठीक है। अब 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है, 7 यहाँ पर आ जाएगा 7, और यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा है 9, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ठीक है, 2। ठीक है, बचा कितना 2। अब यहाँ पर उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर जो 4,052 है वो इधर पर आ जाएगा 4,052 बराबर, ठीक है। और हमने किससे भाग दिया था 420 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 420, क्यू बराबर कितना है तो 9, आर बराबर कितना है तो 272। अभी भी आर बराबर 0 नहीं आया है तो वापस भाग देंगे, तब तक भाग देंगे कि जब तक आर बराबर 0 ना हो जाए। अरे कितनी बार में 272, 27 दूनी के 54, ठीक है, नहीं जाएगा, 27 दूनी के 54 नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा, तो यह आ जाएगा 272, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ पर बचा 11 में से 7 जाएगा तो 4, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। अब यहाँ पर हमने 272 लिया था तो 420 था तो 420 इधर आ जाएगा, और 272 आ जाएगा बी की जगह पर, क्यू बराबर कितना है तो 1, और आर बराबर कितना है 148, अभी भी नहीं आया है तो वापस भाग देंगे 272, 14 दूनी के 28, एक ही बार में जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, यानी कि वापस 148 आ गया, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 4, ठीक है। 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 1। अब हमने किसको 272 को इधर ले लेंगे,
और 148 इधर आ जाएगा। Q बराबर कितना है तो 1, R बराबर कितना है तो 124। अभी भी नहीं जा रहा है, अभी भी R बराबर 0 नहीं आया है, तो वापस इसको लेकर के जाएंगे। थोड़ा इधर कर लेते हैं, 124 को इधर कर लेंगे, 148 को इधर। एक ही बार में जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, वापस इसको एक बार में करेंगे। ये हो जाएगा 124, ठीक है। 148 में से 124 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, 24 ही बचेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 148 इधर आ जाएगा बराबर 124, यानी कि ये इधर आ जाएगा क्योंकि हमने इसको b माना था। और ये कितनी बार में गया है, एक बार में। और शेषफल कितना बचा है तो 24 बचा है, ठीक है। वापस इसको भाग देते हैं, 124, ठीक है। 124 कितनी बार में जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, ठीक है। 5 बार में लेकर के जाते हैं तो 5 चौक के 20 और 5 दूनी के 10, 2 12। तो कितना शेषफल बचेगा, ये बचेगा 4, दोनों कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर लेकर के जाएंगे 124 इधर आ जाएगा। अब b की जगह पर कितना आ जाएगा तो 24 आ जाएगा और q की जगह पर 5 आ जाएगा। शेषफल कितना बचा, 4। अभी भी 4 R बराबर 0 नहीं आया है, तो एक बार और लेकर के जाके देखते हैं। यहाँ पर 24 है तो 4 छके 24, यानी कि अब कट गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 को इधर लिख देंगे बराबर b बराबर वापस कितना है तो 4 से हमने भाग दिया था, तो 4 कितनी बार में गया है तो 6 बार में। r बराबर कितना है तो 0। तो हमें मालूम है कि ये जो लास्ट में जो भाजक होगा, जो सबसे लास्ट वाला भाजक होगा, यही क्या होगा तो यही वांछित HCF होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 4052, ठीक है, 4052 और 12,576 का HCF 4 है, ठीक है। HCF 4 है क्योंकि यही सबसे लास्ट में आया था और इसीलिए हमने इसी को क्या किया है, यही इस पूरी संख्याओं का HCF होगा। ये इसे आप रफ कॉपी में करना, ठीक है, रफ कॉपी में करना। ये जब भी एग्जाम करेंगे तो ये नहीं आएगा, ये रफ कॉपी में बाहर करना, ठीक है, पीछे दिया रहता है। और जब भी आप हल करेंगे तो यही चीज़ें होनी चाहिए। और जब आप इसको करेंगे तो इसको ऐसे हाईलाइट कर देना, ठीक है, ऐसे हाईलाइट कर देना, ये लास्ट में आएगा, ठीक है। और यही जो 4 है यानी कि जो b है, यही इन दोनों का HCF होगा, जो कि इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः ये 4 ही एक ऐसी बड़ी संख्या है जो 4052 को भी काट सकती है और 12,576 को भी काट सकती है, ठीक है। यानी कि 4 तिहाई 12, 4 एकम में 4, 4 चौक के 16, 4 चौक के 16, ये काट दी। यानी इसको कितना, 4 दहा में 40, 40 और 4 एकम में 4, 4 तिहाई 12, ठीक है। ये भी इसको काट दे रही है, यही एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काटेगी। अब हमने एक एग्जाम्पल को लगा लिया, अब चलते हैं दूसरे की तरफ, ठीक है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चले हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिया है कि लिखा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ पर q कोई एक का पूर्णांक है, ठीक है। तो अब हम इस सवाल को लगाएंगे। देखिए, हम सबसे पहले हल लिखते हैं। हल में लिखेंगे कि माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 दिया है, तब क्या होगा, तब अगर हमें a भी दिया है, हमने माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 जो कि हमें दिया है, यानी कि जो b है हमें मालूम है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है कि a बराबर, यार ये चल ही नहीं रहा है ना। हमें मालूम है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है
ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिया है 2q और क्या दिया है 2q प्लस आर दिया है। तो हमने ए माना कि ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर 2 हमें जो दिया है, तब जो आर होगा वो किसके बराबर होगा, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और किससे बड़ा छोटा होगा, तो आर होगा जो वो बी से छोटा होगा। यानी कि तब हमारा आर बराबर क्या हो जाएगा, तब हमारा आर बराबर या तो 0 होगा या आर बराबर 1 होगा, क्योंकि वह 2 से तो बड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आर और क्यू दोनों अद्वितीय रूप से क्या है, दोनों अद्वितीय हैं, यानी कि एक के जैसा दूसरा नहीं है। यानी कि हमारा जो शेषफल होगा वो 2 कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, हमारा जो शेषफल होगा वो 2 कभी भी नहीं आ सकता है। यानी कि r बराबर 0 होगा और r बराबर 1 होगा, यही 2 हो सकता है। जब ये दोनों r बराबर 0 हो गया, r बराबर 1 हो गया, तब हम क्या लिखेंगे, हम दोनों का मान रख लेते हैं। किसमें रखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। उसमें जब हम लिखेंगे कि r बराबर 0 रखने पर तथा r बराबर 1 रखने पर, जब हम दोनों रखेंगे, इसमें मान रखेंगे तो क्या आएगा, तो हम a बराबर, अगर हम r बराबर पहले 0 रखते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, इसको रखेंगे तो 2 था, b बराबर क्या था 2, और q कोई धनात्मक पूर्णांक है वो बोला है, वो दिया नहीं है, r बराबर 0 रख लेते हैं। ठीक है, ये तो r बराबर ये 0 हो गया, हमारा ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। लेकिन इसमें क्या बोला है कि सम, और कोई भी संख्या सम कब होती है, वह संख्या सम होती है जो 2 से कट जाए। तो अगर एक कोई सम होगा तो वो 2 को काट देगा, 2 को काट देगा कि नहीं काट देगा। इसीलिए यह जो संख्या होगी यह किसके रूप का होगी, तो 2q के रूप का होगी। यानी कि यह धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होगा यदि हम r बराबर 0 रखेंगे तो। और अगर हम r बराबर 1 रखने पर, जब हम r बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस 1। जब हमने इसको रख लिया तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। और इस समीकरण नंबर 2 में हमने देखा है कि अगर कोई धनात्मक a होगा, अगर कोई धनात्मक पूर्णांक a होगा तो वो क्या करेगा, ये इसको काटेगा, एक को काट सकता है क्या, नहीं काट सकता है। इसीलिए यदि r बराबर 1 रखने पर r बराबर 1 रखने पर वह संख्या किसके रूप का हो जाएगी, तो वह धनात्मक विषम पूर्णांक r बराबर 1 रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक किसके बराबर होगा, तो 2q प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, 2q प्लस होगा। और r बराबर 0 रखने पर, और यहाँ पर लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो ये r बराबर 0 रखने पर यह किसके रूप का होगा, तो r बराबर 0 रखने पर समीकरण नंबर 1 से यह किसके रूप का होगा, तो धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होगा। देखिए हमने r बराबर 0 रखा तो a बराबर 2q आ गया, और जब हमने r बराबर 1 रखा तो a बराबर 2q प्लस 1 समीकरण, जो कि ये 2 से नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पर कोई पूर्णांक ले लेते हैं, कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या वो 2 से कटेगी, नहीं कटेगी, तो लिख सकते हैं कि अगर कोई r पूर्णांक होगा तो वह 2 से नहीं कटेगा, और ये जो संख्या होगी वह 2 से कट जाएगी। इसीलिए यह सम धनात्मक पूर्णांक हो गया और यह विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले उदाहरण की तरफ। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे अपने उदाहरण की तरफ चलते हैं। तीसरे उदाहरण में क्या लिखा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ पर q कोई एक पूर्णांक है। ठीक है,
हम लिखते हैं हल। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल को लिखेंगे तो क्या करेंगे, चलिए अब हम तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। तीसरे उदाहरण में क्या दिया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा जहां q कोई एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तब b बराबर 4 जो कि दिया है, क्योंकि ये 4q है, यानी कि bq+1 है जो कि हमें क्या है, दिया है। लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर जो कि अगर इतना दिया हो तब लिख सकते हैं कि जो r होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तब यहाँ पर लिख देंगे कि a तथा, यानी कि b बराबर दिया, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तब हमारे पास में शेषफल क्या प्राप्त होगा। अगर इस तरीके से स्थिति में होगी तब हमारे यहाँ पर क्या होगा कि 0 बड़ा होगा किससे, 0 r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और b से क्या होगा तो छोटा होगा। तो ये जो b है 4 है, यानी कि जो ये जो r है वो b से छोटा होगा, यानी कि तब हमारे पास शेषफल क्या होगा, हम लिखेंगे कि शेषफल r बराबर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। यानी कि r बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या तो 3 होगा, यानी कि 4 भी नहीं होगा, क्योंकि b बराबर 4 हमारे पास में दिया है। हम बारी बारी से सभी मान को क्या रखेंगे कि तब लिखेंगे, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बारी बारी से हम r बराबर सभी मान को रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि r बराबर 0, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 रखने पर, ठीक है, रख लेते हैं। हमने a बराबर 4q+0, a बराबर 4q+1, a बराबर 4q+2 और a बराबर 4q+3, ठीक है। a बराबर 4q+3, ये हो जाएगा 1 समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब मुझे बताइए कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा जहां q कोई एक पूर्णांक होगा। मुझे बताइए कि ये किस रूप का होगा, यानी कि जब हमने r बराबर 1 रखा और r बराबर 3 रखा तब यह संख्या किसके रूप का होती है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होती है। जबकि यदि हम r बराबर 0 रख दें और r बराबर 2 रख दें तो वह धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में नहीं होगी, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये 2 से यहाँ पर लिख देंगे कि a पूर्णांक, लिख देंगे यहाँ पर कि a पूर्णांक 4q तथा 4q+2 के रूप का, a पूर्णांक 4q तथा 4q+2 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का नहीं होगा। 4q क्या होगा कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में नहीं होगा। 4q+2 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों
2 से विभाजित होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों 2 से विभाजित होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों सम धनात्मक पूर्णांक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। जबकि ए पूर्णांक, जबकि ए पूर्णांक 4q+1 तथा 4q+3, 4q+1 और 4q+3, ये जो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 है, ये दोनों यहाँ पे लिख देंगे कि जबकि ए पूर्णांक 4q+1 तथा 4q+3 दोनों विषम, दोनों धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, क्योंकि ये दोनों 2 से नहीं कटेंगे। जो संख्या 2 से कट जाएगी वो सम पूर्णांक होती है, जो 2 से नहीं कटेगी तो वो विषम पूर्णांक के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये हम लोग जानते ही हैं। तो इसे भी आप लिख लीजिए, इसमें कोई नहीं है, बस इसमें लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि इसको क्या, कैसे ये चीज़ें आती हैं। बस हमें इसको समझने की देरी होती है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसमें 1 नंबर 2 नंबर के सवाल आते हैं अक्सर करके एग्जाम में। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने आखिरी एग्जाम्पल की तरफ, चौथे की तरफ। ठीक है, चौथा भी थोड़ा हम हल कर लेते हैं। ठीक है, आज का हमारा सबसे आखिरी उदाहरण होगा, चौथा उदाहरण है। दिया क्या है, इसमें दिया है कि एक मिठाई विक्रेता के पास में 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो सबसे पहले इधर पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, इधर पर हम क्या लिखेंगे, इधर पर लिखेंगे हम हल। और ये हल लिखते समय पर हम क्या करेंगे कि यदि हम इन दोनों का HCF निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है a बराबर BQ+R, और यहाँ पर a बराबर BQ+R, यहाँ पर a हम किसको मान लेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है। a बराबर 420 और b बराबर सबसे जो छोटा होगा 130, उसको मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि हल कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि a बराबर हमने माना है तो 420 बराबर 130Q+R। ठीक है, अब इधर पे भाग दे देते हैं। तो 420 का हम 130 से भाग देंगे तो 13 तिया 39। ठीक है, कितनी बार में गया, 3 बार में गया। इधर आ गया 0, इधर पे आ जाएगा, यानी कि 30 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो सबसे पहले इधर पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये 420 बराबर 130 और गया कितनी बार में था, 3, और r बराबर आया कितना है, तो r बराबर आया है 30। अभी भी हमारा r बराबर 0 नहीं आया, तो एक बार और भाग देते हैं, देखते हैं क्या आता है क्या। 130 ये कितनी बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा। तो यह जाएगा 4 3 12, बचा कितना 10। ठीक है, अब इधर पर 130 जो है वो इधर पर आ जाएगा और 30 इधर पर चला आ जाएगा। कितनी बार में गया है, तो 4 बार में। शेषफल कितना बचा है, तो 10। अभी भी हमारा r बराबर 0 नहीं आया है। यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर ये भी लिख लेंगे कि कामा दे करके 0 या तो बड़ा नहीं है, किससे, यहाँ पर लिखेंगे कि r जो है या तो 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ा है, और जो b है वो r से बड़ा है, और ये कि r जो है वो b से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर ये लिख लेंगे, इसकी शर्त के हिसाब से इसको चलेंगे। ठीक है, तो अब ये r बराबर 0 नहीं आया, फिर से इसको भाग देंगे। तो अब ये 10 तिहाई 30 कितनी बार में चला गया, तो 3 बार में चला गया। अब 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 30 को इधर लिख लेंगे,
और 30 को इधर लिख लेंगे, 10 को इधर पर कितनी बार में गया, 3 बार में, और r बराबर कितना आया है, तो 0। ये जो 10 है यही जो हमारा क्या है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, इधर पर लिखेंगे तब, हल करने के बाद लिखेंगे कि तब क्या लिखेंगे, प्रत्येक ढेरी में, यहाँ पर लिख देंगे कि प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है, और यही क्या है हमारा, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या है, तो यही हमारा आंसर है। हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमने इसमें निकाला, और ये कितनी बार में गई, तो ये 10 बार में, यानी कि 10-10 बर्फियों का हम ढेरी लगाएंगे तो सभी में बर्फियाँ पूरी तरीके से समान रूप से आ जाएंगी और ये न्यूनतम स्थान घेरेंगी। ठीक है, 10-10 का लाइन लगा करके भरना पड़ेगा। तो ये जो भी सवाल थी हमने पूरी सवाल को लगा दिया। इसमें जो एग्जाम्पल था अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 में, जो कि इसमें कितना सवाल है, इसमें टोटल 5 सवाल हैं। पहले में 3 सवाल है और इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी सवाल है, जो बिल्कुल सेम टू सेम इसी पर आधारित होगी। आप इसको कर भी सकते हैं, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं खुद लेकर के आऊँगा और उसमें पूरी तरीके से पढ़ाऊँगा एकदम अच्छे से और समान रूप से। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और उन्हें बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री कंटेंट दी जाएगी, अवेलेबल करा जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए